नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, ये टॉपिक मेरे उत्तराखंड के तमाम बड़े छोटे भाई बहनों के लिए है जो उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी ड्राइंग की जो तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए खास तौर से ये वीडियो रहने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है, जिस प्रकार से 2020 से लेकर 2023 के बीच जिस प्रकार से एलटी ड्राइंग का जो घटनाक्रम रहा, वो हर कोई इससे अनभिज्ञ नहीं होगा। किस प्रकार से इसमें मोड़ आए कि तमाम संघर्ष करा सभी लोगों ने। आज अंततः जिस प्रकार से हाई कोर्ट न्यायालय ने जो डिसीजन दिया, तो उस डिसीजन के आधार पर अगर मैं बात करूं तो जो डिसीजन दिया था कि 4 हफ्ते के अंतर्गत आयोग नया विज्ञापन यहाँ पर जारी करे, नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को संचालित करने के लिए यहाँ पर आदेशित किया है। तो देखते हैं, क्या पता इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अभी कुछ और मोड़ आने बाकी हैं या भर्ती होगी नहीं होगी, कहीं ना कहीं शंका बनी पड़ी है। तो इसी बीच यदि ये सोच के चलिए 1 हफ्ता हो चुका है, बचे 3 हफ्ते, तो 3 हफ्ते अगर ऐसा होता है तो 3 हफ्ते में अगर विज्ञापन रिलीज होता है तो आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए। इसमें आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर फॉर्म फिलअप होते हैं तो जल्द ही 1-1.5 महीने में आपका ये पेपर हो जाएगा। ये लेके चलिए कि आपके नवंबर दिसंबर से पूर्व आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा और आचार संहिता लगने से पूर्व शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। जो योग्यता इसमें एनसीईआरटी के मानक के आधार पर जो रहेगी वो आपके बीएड प्लस आपके स्नातक ये रहेगी। और तमाम अभ्यर्थी ये लेके चलिए कि इसमें 2 प्रश्न पत्र आपके होने वाले हैं। पहला तो आपका प्रथम जो पेपर जो रहेगा भाग 1 की अगर मैं बात करूं, वो आपका सब्जेक्ट रहेगा जो रहेगा आपका 70 नंबर का। यहाँ पर क्या रहेगा आपका जो सब्जेक्ट प्रथम ये रहेगा 70 अंक का, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। और 30 अंक का जो दूसरा भाग जो रहेगा वो शिक्षण अभिरुचि से ये संबंधित रहने वाला है। तो आज मैं आप लोगों के बीच उत्तराखंड एलटी सहायक अध्यापक कला का ये पाठ्यक्रम लेके उपस्थित हुआ हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर पाठ्यक्रम का निर्धारण होगा और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीजों को आपको मुख्य रूप से देखना है। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। टॉपिक शुरू करने से पूर्व मैं आपकी एक छोटी सी एक पंक्तियां रखना चाहूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम के ये पंक्तियां हैं, कठिनाइयां जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, कठिनाइयां जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, सफलता का आनंद इसके बिना नहीं उठाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ एलटी ड्राइंग का पाठ्यक्रम के बारे में बात कर रहा हूँ। भाग 1 जो 70 अंक का आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, जो विषय रहेगा, इससे पूछा जाएगा। ये तमाम चीजें अगर आपने इतनी चीजें अगर तैयार कर ली तो कोई भी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अच्छी नंबर आपके आ सकते हैं यदि इस आधार पर अगर आपने तैयारी की। पहले ही मैं पाठ्यक्रम शुरू करने से पूर्व आपको सचेत कर दूं, आप लोग बिल्कुल भी जो ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी उस चीज को अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ने से हमारा हो जाएगा, मगर नहीं। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक बिल्कुल भी ये आपके भ्रमिक तौर पे ये रहता है। और जो परीक्षा हॉल में जिस प्रकार से क्वेश्चनों का जो रूप आएगा या कहें जिस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आपका जो मानसिक दबाव या कहें परीक्षा का जो प्रेशर आके वो पूरी तरीके से आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत कर। यदि आपने डीपली पढ़ा है तो निश्चित रूप में कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, अगर कितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। क्योंकि आपने जड़ से पढ़ा हुआ है, तो अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। ये लेके चले कि अभी आपके पास समय है, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आइए देखिए, मैं बात कर रहा हूँ भारत के प्रागैतिहासिक काल के केंद्रों के बारे में बात कर रहा हूँ। आप ये लेके चलिए कि भारत में प्रागैतिहासिक काल में हम किन चीजों के बारे में बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में कला को किस प्रकार से उस समय देखा गया। वो जो उस समय के जो आदि मानव थे, उन्होंने किस रूप में कला को विकसित किया, किस रूप में कला का एक उदय हुआ। आज संसार भर में जो कला का जो महत्व है वो किसी से अछूता नहीं है। तो हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में कला के जो प्रमुख केंद्र, जहां जहां कला पनपी थी, हम उनके बारे में बात करते हैं। और वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता से
किस प्रकार से कला की उत्पत्ति हुई, किन किन चीजों से हमें वहां साक्ष्य मिले कि हाँ उस टाइम पे प्रागैतिहासिक काल में, अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बारे में बात करूं 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य में ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड रहा, तो इस पीरियड के अंदर 2500 ईसा से 1500 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, तो इस दौर में कला को किस प्रकार से जो उस समय के जो लोग थे उन्होंने कला के प्रति किस प्रकार से अपनी रुचि दिखाई, किन किन चीजों में हमें साक्ष्य मिला। जब आपके हड़प्पा का जब उत्खनन हुआ था या कहें सिंधु घाटी सभ्यता के जब अस्तित्व सामने आया, जिस प्रकार से उसका उत्खनन किया गया, जब उसकी खुदाई हुई, खुदाई करने से जो हमें प्राप्त हुए तमाम चीजें, अगर मैं बात करूं मोहरें हो गई, आपके बर्तन हो गए हैं, और साथ ही आपके कंगा, ये तमाम जितने भी ये वृषभ की मोहर कह दें या डांसिंग गर्ल की बात करें या मृतिका देवी की अगर अर्ध मूर्ति की कहें, ये तमाम जो चीजें हमें प्राप्त हुई ना कहीं हमें ये उन चीजों को देख के लगा कि हाँ उस समय भी कला न कहीं मनुष्य के अंदर व्याप्त थी, कहीं ना कहीं वो कला के प्रति अपना रुचि कहीं ना कहीं उनकी थी। तो वहां से हम इन चीजों को देखते हैं। देखिए हम बात करेंगे प्रमुख केंद्रों की बारे में बात करूंगा। देखिए प्रमुख केंद्र मिर्जापुर से किस प्रकार से कला के साक्ष्य हमें मिले कि तमाम चीजें मिर्जापुर में क्या रहे। अगर मैं बात करूं वहीं भीमबेटका, ये देखिए मैं केंद्रों की बात कर रहा हूं, भारत के प्रागैतिहासिक केंद्र से जहां से हमें कला का तमाम चीजें हमें प्राप्त हुई, उससे ये पता चला कि कला उस समय विकसित रही होगी, उस समय मनुष्य किस प्रकार से कला के प्रति सजग था उस प्रकार। अब भीमबेटका की गुफाओं से हमें प्राप्त हुए, रायगढ़ के थे, बांद्रा के थे, पंचमढ़ी से हमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए थे, और होशंगाबाद से भी हमें क्या हुए थे, चित्रकला यहाँ पर प्राप्त हुई थी। अब मैं एक चीज यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमारा उत्तराखंड राज्य सारथी रूप में क्या है, प्रागैतिहासिक स्थलों के रूप में ये जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी मनुष्य के रहने के प्रमाण मिले हैं, जिस प्रकार से इनकी कलाकृतियां मिली हैं। जैसे आप सभी को पता होगा, चाहे उत्तरकाशी की बात करें, चमोली में मैं बात करें, या फिर आपके अल्मोड़ा जनपद की बात करें, या बागेश्वर, या फिर कहें आपके पिथौरागढ़ जनपद की अगर बात करें, जिस प्रकार से यहाँ ताम्र आकृतियां मिली, नृत्य की कृतियां, मूर्तियां मिली। अगर हम अल्मोड़ा की बात करें, ये लाखू गुफा की बात करें, जिसे हम लाखुडियार बोलते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर मनुष्य के तमाम जो चित्र मिले हैं नृत्य करते हुए, या फिर पंक्तिबद्ध तरीके से एक समूह में जो मिले हैं, या फिर हम कहें जो यहाँ पर लहरदार रेखाएं जो मिली हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये उससे प्रमाण ये मिलता है कि उस टाइम पे जो आदि मानव थे, हम प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें, जिस प्रकार से अगर हम इतिहास को 3 कालखंडों में बात करें, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक काल, या मध्य ऐतिहासिक काल, आधुनिक काल, अगर हम इस प्रकार से अगर बांटे तो अलग अलग बहुत ज्यादा विस्तार से इस प्रकार से हमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लाखों गुफा की अगर हम बात करें, लाखों गुफा में जिस प्रकार से तमाम चित्रों का समावेशी स्वरूप मिला, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो भूमि है, तो कहीं ना कहीं कला का वो केंद्र भी है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नृत्य करते हुई पंक्तिबद्ध आर्ट जो क्रम में जो नृत्य करते हुए जो चित्र किस राज्य में मिले, उत्तराखंड में लाखों गुफा किस लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा जाता है, तो आपको ये तमाम चीजें पता होंगी। देखिए होशंगाबाद की भी बात करें तो होशंगाबाद में भी वो तमाम चीजें मिली। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करो, इनको विस्तार पूर्वक पढ़िएगा, वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पर मत पढ़िए। अब मैं इसके बाद प्रत्यक्ष तौर पे क्लासेस प्रारंभ करूंगा। जो बच्चा क्लासेस लेना चाहता है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है, कमेंट सेक्शन पे अपना मोबाइल नंबर छोड़ सकता है, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। तो हम ये करेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक पर हम आप लोगों की क्या करेंगे, तैयारी करवाऊंगा, और कहीं ना कहीं मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपकी अच्छी तैयारी करा सकूं। ठीक है, अब बात करूं वहीं पर, अगर हमने पहले तो बात करी है प्रागैतिहासिक केंद्रों के बारे में बात करें, अब सिंधु घाटी सभ्यता की, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने ये देखेंगे कि भैया हड़प्पा सभ्यता की कला के बारे में मैंने बात करी, पूर्व में इसका चर्चा कर दी थी। अब हड़प्पा सभ्यता से हमें तमाम चीजें क्या क्या प्राप्त हुई, मोहरें मिली, या फिर उसके उस टाइम पे किस प्रकार से जो मिट्टी के बर्तन मिलते थे, मिट्टी के बर्तनों में किस प्रकार से आलेखन किया जाता था, या पशु पक्षियों का किस प्रकार से किया जाता था। तो अगर हम कहें जो 5 कलाएं होता है, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला, ये ललित कला, अगर हम इनकी बात करें तो ये तो सामूहिक तौर पर अगर जो 5 कलाएं थी, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें ये देखने को मिली हैं।
ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता, दोस्तों स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, जो बच्चा इसको देखना चाह रहा है तो वही यहाँ पर रहेगा, अन्यथा इस वीडियो को स्किप करके आप चले जाइएगा, क्योंकि वीडियो लेंथी होने वाली है, मैं पूरी तरीके से इसको समझाऊंगा, ठीक है। जिसको जरूरत है वही रहिएगा। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार ये फालतू बकवास करे तो बिल्कुल भी मत देखिए ना, मैं तुमसे देखने के लिए नहीं कर रहा हूं। जो बच्चे को जरूरत है उसके लिए ये वीडियो है, ठीक है। अगर कमेंट भी करना है तो नकारात्मक कमेंट मत कीजिए, अगर आपको कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, नहीं देखना है तो चले जाइए। देखिए अब यहाँ पर मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में बात कर रहा हूं कि भैया उस टाइम पे किन किन चीजों में चित्रकला को अंकित किया जा रहा था, किस प्रकार से हमें इनकी कपड़ों से मुर्दे के टीले का R37 जो हमें प्राप्त हुआ था, उन तमाम चीजों से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। अब हम तीसरे बिंदु की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे भारतीय चित्रकला के 6 जो अंक यहाँ से मुझे लगता है कि 6 जो तत्व हैं वो यहाँ से 6 अंक आपके यहाँ से बन सकते हैं इसी श्रृंखला से। अगर मैं कहूँ यहाँ से आपके काफी नंबर यहाँ से बन सकते। देखिए जोगीमारा गुफा, जोगीमारा की बात करेंगे तो जोगीमारा से किस प्रकार से तमाम चीजें रही, और अजंता, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो ये टॉपिक है अजंता, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको रट लीजिए, इसको विस्तार पूर्वक से पढ़िए। अजंता से पूछे जा सकते हैं कि अजंता में कुल कितने गुफाएं मिली थी और कितने टोटल कितनी गुफाएं हैं, और 70 नंबर की गुफा किसको समर्पित है, और इसमें जो गुफाएं हैं 2 प्रकार की गुफाएं में चैत्य और बिहार गुफाएं जो प्राप्त हुई हैं, तो अलग अलग तमाम चीजें। तो पद्मासन की अवस्था में बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा की कहाँ पर है, आभा मंडल चक्र कहाँ है, जो गजानन की अगर जो वो है सर्प की मूर्तियां कहाँ है, और अप्सराएं की जो पेंटिंग है, राहुल सत्याग्रह जो माता और उसके बीच का जो संबंध था, जो उसका समर्पण, राहुल का समर्पण था, तो तमाम चीजें यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाए, किस राज्य में है, कहाँ पर है, कैसे इसकी खोज हुई, किसने द्वारा की गई, तमाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। अब वहीं बाघ गुफाओं की बात करेंगे, उसी प्रकार से है एलोरा, ठीक है, और बादामी और संतवासला की गुफाओं के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इनको आप क्या करें, विस्तार पूर्वक पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, कभी भी ऑनलाइन क्वेश्चन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, विस्तार पूर्वक मैं एक किताब आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, शायद इस किताब को आप परचेज कर लीजिएगा, ज्यादा महंगी नहीं है, ये आपकी होगी, ये 230 रुपए की ये किताब है आपके, ये कृष्णा प्रकाशन की है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, कृष्णा प्रकाशन की है एजुकेशन, ये देखिए, इस किताब को आप परचेज कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है ये, ठीक है, डॉक्टर किरण प्रदीप ने इसे लिखा हुआ है, बहुत अच्छी किताब है। इसमें आपको अगर मैं बात करूं तो इसमें जो दिया है वो विस्तार पूर्वक दिया है। देखिए प्रागैतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत ही शानदार तरीके से दिया है। तो यदि आपने जो चीज अगर विस्तार पूर्वक समझ लिया, अगर आप उसको अंडरलाइन करते हुए चले, जो नोट्स बनाते हुए, तो आप कभी भी असफल नहीं हो सकते, इस खास तौर से इस परीक्षा में, ठीक है। अब मैं बात करूंगा भारतीय लघु चित्रों की बात करते हैं। लघु चित्र किसे कहते हैं, पहले ये सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जो छोटे छोटे चित्रों का जो समूह होता है, हम उसको वही लघु चित्र, छोटे छोटे चित्रों का, जिसे हम यदि अगर हम हिंदी की भाषा में अगर बात करें, जो कोलाज होता है ना, छोटे छोटे चित्रों से बना हुआ है, क्या कहते हैं, उसको कोलाज कहते हैं। तो लघु चित्र हमें सर्वप्रथम कहाँ मिले थे, आप सभी को पता है कि लघु चित्र जो मिले थे आपके अजंता की गुफाओं में भी, छोटे छोटे जो गुफाओं के अंदर मिले थे। प्रागैतिहासिक काल में लघु चित्रों का हमें वर्णन देखने को मिलता है। देखिए लघु चित्रों की अगर बात करें तो जैन शैली के अंतर्गत लघु चित्र और पाल शैली, अभ्रंग शैली में, ठीक है। यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि जैन शैली में किस प्रकार से चित्रकला अपने पूर्ण स्वरूप में रही, पाल शैली में किस प्रकार से रही, भैया पहले किस प्रकार से पत्थर में बनाया गया था, या धरातल में बनाया गया था, दीवालों पे बनाया, भित्ति चित्रों पे बनाया गया था। फिर उसके बाद अभ्रंग शैली के अंतर्गत अगर मैं ताड़पत्र की बात करूं, या भोजपत्र की बात करूं, ताम्रपत्र की बात करूं, फिर जाके आपके जो कागज का आविष्कार हुआ, कब हुआ, तमाम चीजें भोजपत्र में किस प्रकार से किया जाता था, अंकन किस प्रकार किया जाता था, जो उनमें कितना एरिया में अगर कितने इंच का ये था, उसके अंदर अगर मैं कहूँ, अगर भोजपत्र था, अगर उसका अगर मैं कितना बीच में कितना छोड़ा जाता था, उसमें क्या चित्र में छोटे छोटे चित्र उसमें बनाया जाता है। रामायण का प्रसंग हो गया, महाभारत का प्रसंग हो गया, तमाम हिंदू देवी देवताओं का जो ग्रंथ है, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को भी कहीं ना कहीं चित्रांकन इसमें किया गया है। पाल शैली की बात करो तो पाल शैली में चित्रकला अपने पूर्ण स्वभाव में थी, फली फूली थी। अभ्रंग शैली में भी एक नया युग का सूत्रपात हुआ। तो ये तमाम चीजें, अब वहीं इतना तो आपने समझ लिया, इसे विस्तार पूर्वक से पढ़िएगा। पॉइंट 5 की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट्स को आप देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे
राजस्थानी चित्रकला शैली के बारे में अगर, राजस्थानी शैली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से राजस्थानी शैली का उदय हुआ, किन दो शैलियों के मिश्रण से ये पैदा हुई, और सर्वप्रथम भारत में पहली कौन सी शैली यहाँ पर रही, किस प्रकार से, ये तमाम राजस्थानी शैली कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं पूरे एलटी सहायक अध्यापक के पाठ्यक्रम को देखूं ना कहीं ये बीच का केंद्र बिंदु इसे अगर मान सकते हैं। ठीक है, बूंदी शैली की क्या थी, कोटा शैली, जोधपुर शैली, जयपुर शैली, चंबा शैली और उदयपुर। चंबा आप सभी को लोग रुमाल के लिए प्रसिद्ध है। अब चंबा का नामांकन किस प्रकार से, यहाँ की जो राजा चंपावती थी उसकी बेटी के नाम से इसका नामांकन हुआ, चंपावती के, फिर चंपा ये बढ़ गया उदयपुर की क्यों। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे, और ये तमाम चीजें इसके अंदर पूछी जाती है। तो जब तक आप विस्तार पूरा नहीं समझोगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मुगल काल है ना, वह ये मुगल काल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। अगर आपको पढ़ना है ना दोस्तों, किताबों को मैं सजेस्ट कर दूंगा आपको, आप लेके चलिएगा। देखिए, एनसीईआरटी द्वारा जारी किए हुए इंटर 11th की और 12th की दो किताबें एनसीईआरटी द्वारा ये यूज की करी गई हैं, पाठ्यक्रम यहाँ पर लगाया गया है। जो अगर आपको अमेजोन में भी वो किताबें मिल जाएंगी, ठीक है, और साथ ही ये वाली किताब तो आप ले ही लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने एनसीईआरटी पे बेस जो चित्रकला की 11th और 12th की अगर आपने ये किताबें खरीद ली तो कहीं ना कहीं ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये वाला कॉन्सेप्ट और भारतीय लघु चित्रों का कॉन्सेप्ट आपका बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही अगर मैं बात करूँ, जो उत्तराखंड में जो हाल फिलहाल में ही जो किताबें जो हमारी स्कूल में जो लागू हैं, अगर मैं बात करूँ जो इंटर की छोटी सी किताब है, 120 रुपए की किताब वो आ जाएगी, उसको परचेज के लिए उसमें विस्तार पूर्वक दिया है। अगर मैं कहूँ बेशक की मोहर किस प्रकार से, डांसिंग गर्ल किस प्रकार से, मृतिका देवी किस प्रकार से थी, अजंता की गुफाओं के बारे में अगर पद्मनासन की बात करूं तो ये तमाम चीजों को वहां पर विस्तार पूर्वक दिया गया है। अगर प्रागैतिहासिक काल के बारे में भी वहां पर विस्तारित दिया गया है तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको, अगर मुगल काल के अगर तो मुगल काल अभ्रंश शैली, अगर अभ्रंश शैली की बात करें, चौरा पंचाशी की कल्पसूत्र की अगर बात करें तो तमाम जो चीजें दी गई हैं वहां पर विस्तार पूर्वक दी। कहेंगे कि कल्पसूत्र क्या है, कल्पसूत्र कितने फीट लंबे था, कितने इसमें कल्पसूत्र के अंदर कितने चित्र बने थे, चौरा पंचाशी की क्या है, ठीक है। ये तमाम चीजें जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो ये नहीं कि भैया आपने वन लाइनर क्वेश्चन उठाया, चौरा पंचाशी का फलाना था, इतने इंच के ये 79 चित्र बने थे, ये बने थे, ये ऐसा नहीं। जब तक आपको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया। मैं बात कर रहा हूं कि चित्रकला में जो मुगल काल, अब देखिए बहुत से लोग कहेंगे कि यार हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, आप लोग तो पहले से विद्वान हो ही, आप को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक शिक्षक, मेरी नजरों में आप एक शिक्षक ही हो, क्योंकि ये जो रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ, अगर रिजल्ट जारी हो जाता तो निश्चित रूप से आज आप लोग विद्यालयों में अपना सेवाएं दे रहे होंगे। और अगर देखो अभी मुझे जहां तक लग रहा है तो अगर 5% अभी मुझे उम्मीद है, 5% आपकी क्या है, मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जारी हो सकता है बीएड के पक्ष में, ठीक है। नॉन बीएड के पक्ष में नहीं रहेगा, बीएड के पक्ष में ये 5% रिजल्ट जारी हो सकता है। 5% मुझे उम्मीद है, 95% मुझे ये लगता है कि विज्ञापन जारी होगा। अगर विज्ञापन जारी होता है तो निश्चित रूप से आप तैयारी कीजिए। अगर विज्ञापन नहीं भी जारी होता है तो आप सभी को पता है कि 2023 के लास्ट मिड में आपको एलटी की तमाम भर्तियां आने वाली हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वहां ये फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। ये जो भर्ती है ये 2020 की ये होगी, और जो नया विज्ञापन आएगा उसमें ड्राइंग की भी पोस्टें रहेंगी। मुगल काल की अगर हम बात करें तो मुगल काल को हम जो पढ़ते हैं तो मुगल काल में हम क्या पढ़ते हैं, इस चीज को ध्यान में रखें। मुगल काल बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि मुगलों ने हमारे साथ कितना अत्याचार, भारत में कितना इन्होंने अपना समय 200 साल 300 साल का जो शासन काल इनका रहा, तो हम इनके अत्याचारों की या इनके द्वारा जो किए गए तमाम जो कर लगाए गए थे, तमाम चीजें किसने क्या करा, किसने क्या बनाया, हम उस पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं करते। हम यहाँ पे देखते हैं मुगल काल ने भारत में कला को एक अर्थ से फर्श में ले जाने का कार्य इनके द्वारा कहीं ना कहीं मुगल काल का ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा, कला की नई दिशा या कहीं एक नया मुकाम पहुंचाने। कहते हैं ना कि स्वर्ण काल की अगर बात करते हैं तो जहांगीर और अकबर या शाहजहां के शासन काल को ही स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई। अगर मैं कहूँ गुप्त काल को भी स्वर्ण की संज्ञा दी गई, स्वर्ण काल की संज्ञा आपके गुप्त काल को भी दी गई। कभी पूछा जाता है अगर यहाँ पर मुगल काल नहीं आता है तो स्वर्ण काल की संज्ञा किस काल को दी गई, गुप्त
गुप्त काल को क्या की गई, स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई। अब हम यहाँ पर अगर मुगल काल में हम देखेंगे कि किस प्रकार से चित्रकला का विकास हुआ, चित्रों में किस प्रकार से इन मुगल शासकों ने अपना योगदान दिया, किस प्रकार से कला विकसित हुई। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने एक टॉपिक दिया हुआ है, ये बाबर दिया है, ठीक है। बाबर के द्वारा भारत में चित्रकला का ज्यादा प्रयोग, बिल्कुल भी उसका योगदान अगर मैं मानूं बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि जब ये पहला एक मुगल शासक था जो भारत आया था, जिस प्रकार से इसने ईरान का जो शासक था, ठीक है, वहां से जब ये आया तो इसने इसकी जो शुरुआत थी, इसने भारत को कहीं ना कहीं अपने आधिपत्य, अपने अधीन करने के लिए अपने जीवन भर पूरा तरीके से एक राज्य से दूसरा राज्य से तीसरा राज्य जीतता हुआ चला गया, दिल्ली की गद्दी पर सल्तनत पर बैठा। तो इसने अपने जीवन काल में संपूर्ण रूप से एक अपना मुकाम को हासिल करा। अगर कहें इसने जो भारत में अपना जो शासन आधिपत्य स्थापित किया, तो उनके जो पुत्र आए धीरे धीरे उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में अपना योगदान दे। चाहे हुमायूं की बात करें, तो अगर मैं कहूँ ना, मुगल काल की नींव अगर किसने रखी, ठीक है, स्थापक के तौर पर बाबर को माना जाता है। अगर नींव रखने की बात करते हैं तो हुमायूं द्वारा उसकी नींव रखी गई, और चित्रकला के क्षेत्र में भी इसका अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। वहीं अकबर का भी योगदान बहुत रहा। अगर शाहजहां, आप सभी को पता है, प्रेम का प्रतीक के रूप में जो इन्होंने आपके जो ताजमहल बनाए, अकबर की बात करें, अकबर के समय में तो स्थापत्य कला बहुत है, इनके समय में, दोनों के समय में स्थापत्य कला चरम सीमा पे थी, बहुत अच्छी तरह से ये थी। और यहाँ पर अकबर के समय में ही अगर मैं बात करूं, दरबारी चित्रांकन सर्वाधिक रूप में हुआ था। दरबार में जो व्यक्ति चित्रण, अब जिसे हम सभी चित्रण भी बोलते हैं, तो सर्वाधिक रूप में इसी के शासनकाल में तो हुआ था, क्योंकि इसके शासनकाल में इसके भाई, भतीजा, बीवी, इसके रिश्तेदार और जितने भी ग्रामीण दृश्यों का चित्रांकन अगर बात करें, जो आपके दरबार में जितने भी पदाधिकारी थे, सेनापति या उसके जो बड़े उच्च पदों पर बैठे थे, सभी का यहाँ पे चित्रांकन। तो उस समय कहीं ना कहीं इसके शासनकाल में बात करूं, चित्रकला फली फूली। और अकबर के शासनकाल में अगर मैं कहूं, सर्वाधिक जो हिंदू चित्रकारों की जो संख्या थी, इसी के शासनकाल में सर्वाधिक। अगर मैं 100 चित्रकारों की अगर बात करूं, तो उसमें तो 93 जो चित्रकार थे हिंदू ही तो चित्रकार थे कुल, और जो शेष थे वो मुस्लिम चित्रकार। तो कहीं ना कहीं चित्रकला के क्षेत्र में हुमायूं, अकबर ने अपना योगदान विशेष रूप में दिया। अब मैं जहांगीर की बात करूं, और अगर जहांगीर की बात करूं, तो जहांगीर को आपको ये इसका शासनकाल भी बहुत बेहतरीन रहा, गोल्डन पीरियड के तौर पे इसके शासनकाल को भी माना जाता है, ठीक है। अब ये जो है ना, इसके शासनकाल में अगर मैं कहूँ, पशु पक्षियों का चित्रांकन और पेड़ पौधे, लताएं और प्राकृतिक चित्रांकन, ग्रामीण दृश्य के चित्रांकन, आपको सभी पता होगा कि जहांगीर के शासनकाल में जो प्रसिद्ध बांस का जो चित्र है मंसूर द्वारा जो बनाया गया, इसी के तो समय तो बना था, वो इसी के शासनकाल में बना था, ठीक है। ये आपको औरंगजेब के समय में ज्यादा कला फली फूली नहीं, मगर इसने कला का कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से इस्लाम के प्रति इसका जो कट्टरता थी, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यहीं से देखिए, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मुगल काल की शुरुआत मुगलों से ही हुई, और मुगलों में ही इनका पूरा क्या है समाप्त। मुगल काल मुगलों से प्रारंभ हुआ, मुगलों में ही समाप्त हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ औरंगजेब की अगर बात करूँ, यहाँ पर से 16वीं शताब्दी, अगर मैं 16वीं शताब्दी की बात करूँ, तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का आगमन भारत में यहाँ पर हो गया था, ठीक है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब जो देखिए पहाड़ी शैली की अगर बात करूँ, पहाड़ी शैली को आपको पता होगा कि भैया पहाड़ों पर ये इसके जस्ट बाद ही पहाड़ी शैली क्यों आई। जब अत्याचार, जो इसके दरबार में जितने भी चित्रकार थे उनका जब हाशिए पे इसने रख दिया, इनको मारा पीटा, तो ये तमाम जो चित्रकार थे अपनी जान बचाने के चक्कर में पहाड़ों की तरफ ये भागे और अपने शरण लेने के लिए पहाड़ी रियासतों पर किए गए। तो पहाड़ी रियासतों के जो राजा थे या कहीं शासक थे, उन्होंने इन चित्रकारों को आश्रय दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आजीविका के तौर पर चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत तमाम चीजें जो बनाए। कांगड़ा शैली की बात करूँ, कांगड़ा शैली बहुत महत्वपूर्ण है, और बसौली शैली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और गढ़वाल शैली से भी क्वेश्चन पूछा था कि गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, आप सभी को मौला राम जी है, और ठीक है, मुकुंदलाल, ये तमाम चीजें आपको पता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मुगल का, ये बसौली शैली से, पहाड़ी शैली से तो बनेंगे, कांगड़ा से भी बनेंगे, और साथ ही ये गढ़वाल शैली जो है, गढ़वाल शैली से भी आपके बनेंगे। और यहीं पर मैंने एक चीज दी है, देखिए पटना शैली की बात कर रहा हूँ, पटना शैली या पटना कलम के रूप में भी जिसे जाना, कंपनी स्कूल के बारे में हम जिसे कहते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इतना आपको पता होना है। अब बात करते हैं, ये देखिए देख पा रहे हो गया 8वें नंबर का जो पॉइंट है, ये कह रहा है बंगाल शैली और उसके प्रमुख जो चित्रकार हैं। अब यहाँ पर से देखिए, हम चित्रकारों के बारे में बात करते हैं, जो चित्रकारों के किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते। देखिए अरविंद्रनाथ ठाकुर
के से जीवन के बारे में पूछा जाता है, इनकी कृतियों के बारे में पूछा जाता है, इनके द्वारा पेंटिंग जो बनाई गई है उनके बारे में पूछा जाता है, इनका योगदान पूछा जाता है, कब ये किसके पदाचार्य बने, कौन से विद्यालय के रहे, किस क्या कहाँ कहाँ इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, तमाम चीजें सभी में वही सेम। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजादी के जो आजादी में जो प्रमुख जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जो भारत के जो प्रमुख चित्रकार थे उन्होंने अपना योगदान किस प्रकार से दिया। ठीक है, जैसे नंदलाल बसु द्वारा भी आपको पता है कि भैया इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर या कहीं बैनर इनके द्वारा बनाए गए, कहीं ना कहीं योगदान इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बखूबी चित्रकारों ने दिया। कहीं ना कहीं जो पोस्टर बैनर जो बनाए गए थे, कल का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन था तो उसमें भी इन्होंने जो भारत छोड़ो आंदोलन के तौर पर भी इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लिखे, उसमें तमाम चीजें बना दी। वहीं अतीश कुमार हल्दर के बारे में बात करें, डीपी राय चौधरी का जो कार्य क्षेत्र क्या है, कौन सी विधा में कार्य करते हैं, मूर्ति कला में करते हैं या काष्ठ कला में करते हैं, ये तमाम चीजें पूछी जा सकती हैं। एम एफ हुसैन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, हमारे देश के अगर कुछ कलाकारों की अगर बात है, जैसे राजा रवि वर्मा हो गया या एम एफ हुसैन, ये जाने माने कलाकार हैं जिन्होंने अपनी ख्याति से दुनिया का लोहा मनवाया। और एम एफ हुसैन को तो आपको पता ही है, देश निकाला इन्हें किया गया था जब लंदन में जाके ये इनकी डेथ हुई थी 15 जून 2011 को इनकी डेथ आपके कहाँ हुई थी, लंदन में इनकी हुई थी। आप सभी को पता होगा कि इनके द्वारा जो विवादित जो पेंटिंग बनाई गई थी भारत माता का अर्धनग्न चित्रांकन इनके द्वारा बनाया गया था, तो इसके कारण इनके खिलाफ भारत के तमाम अलग अलग राज्यों में 1600 से भी अधिक एफआईआर दर्ज हुए और सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर संज्ञान लेना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि भैया आपने हिंदुओं की आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई, वक्त बेवक्त इन्होंने दो दुर्गा और अन्य की जो निर्वस्त्र जो पेंटिंगें बनाई, कहीं ना कहीं विवाद का जड़ अंततः इन्होंने इस देश को छोड़ दिया और जाके लंदन चले गए। ठीक है, वहीं यामिनी राय की बात करते हैं। अमृता सेनगिल का पता है 28 साल की उम्र में इनकी जो डेथ हो गई थी, तो कहीं ना कहीं आपके हैंगरी से पड़ी हुई थी। और जिस प्रकार से इन्होंने भारतीय जीवन पर, ग्रामीण जीवन पर, जो गरीबी के जीवन पर इन्होंने अपना जीवन संपूर्ण तौर पर लगा दिया, छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी कलाकार के तौर पर ये उभरी। और अगर मैं जितेंद्र नाथ मंजूमदास दास की बात करूं तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। और वहीं पर आप देख लीजिए जितने भी आधुनिक और समसामयिकी जो चित्रकार है और उनके प्रमुख कलाकार हैं, उनके द्वारा जो बनाई गई चित्र, जो वर्तमान समय में जो चित्रकार हैं या इसके अंदर जो चित्रकार छूट गए, तो वो चित्रकार इसके अंतर्गत आ जाएंगे वर्तमान समय में जिनकी कृतियां तमाम चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब बात करता हूं जो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 9th मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पर मैं 10वें पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। तो यहाँ पर ये देखिए, कला के तत्वों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। बहुत दफे पूछा जाता है कि कला के कितने तत्व हैं, कला के कितने भाग होते हैं, ये तमाम चीजें। अगर आप 2016 का या 11 का पेपर देखोगे तो वहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे। ठीक है, और हर बार यहाँ से क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते ही बनते हैं। देखिए, कला के तत्वों की अगर बात करें तो यहाँ पर रेखा का किस प्रकार से प्रभाव होता है, लहरदार तमाम जो रेखाएं होती है उनके बारे में जिक्र करेंगे। आकार किस प्रकार से, वर्ण कला रंग के बारे में कहते हैं, संयोजन किस प्रकार से होता है, तान किसे कहते हैं, पोत किसे कहते हैं, अभी मुखाकृति किसे कहते हैं, और ये तमाम जो चीजें हैं ना, अंतराल और त्रिमूर्ति 3D क्या है, ये तमाम चीजें आपको ये आपके एग्जाम में पूछे। आप इसे स्क्रीनशॉट भी इसके खींच सकते हो। आप स्क्रीनशॉट खींच के आप इसे सेव कर लीजिए और इसका क्या कर लीजिए, इसको पूरे तरीके से अपने कॉपी में उतार लीजिएगा और इसके आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिए। और मैं जो तैयारी कराऊंगा इसी बेस पर आपको तैयारी करूंगा। जो मेरा पहला पॉइंट रहेगा, प्रगतिहासिक काल के बारे से हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। यदि जो बच्चा चाहता है कमेंट सेक्शन में वो अपना लिख सकता है, जिससे अगर चाहते हैं कि क्लासेस चलें और या तो ऑनलाइन चलें या यूट्यूब के माध्यम से चलें। देखो, गूगल मीट के माध्यम से मैं क्लासेस प्रारंभ करता हूं और साथ ही अगर आपको भी यूट्यूब के माध्यम से भी हम इसको वीडियो डाल देंगे और जो बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 11वें नंबर के बारे में बात कर रहा हूं, चित्र संयोजन के सिद्धांतों के बारे में बात करूं। जब हम कोई चित्र बनाते हैं उसमें किस प्रकार से संयोजन, उसका तालमेल कैसे बैठाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर संयोग कैसे है, संयोग होता है, सामंजस्य होता है, धरातल होता है और प्रभावी लय और अनुपात, हम किस अनुपात में किसी चित्र को बना रहे हैं, कितना उसका बेस होना चाहिए, तमाम चीजें। ठीक है, परिप्रेक्ष्य और चित्रकार और महत्व, उसका कितना महत्व होना चाहिए, रंगों की विधा किस प्रकार से होना। क्वेश्चन क्या बनता है, अगर यहाँ कला के
तत्व के अगर बताऊं कौन सी देखिए डार्कनेस पेंसिल का एचबी का पूरा नाम क्या है, हार्डनेस, डार्कनेस, ये तमाम जो चीजें हैं वो भी आपको मैं उनको करा दूं। देखिए ज्योमेट्री आर्ट, ज्यामिति कला के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो प्रौद्योगिकी कला जिसे हम कहते हैं, तो ज्योमेट्री आर्ट भी मैं प्रत्यक्ष तौर पे उसे आपको अलग से उसका टॉपिक बनाऊंगा, उसको अलग से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए परिप्रेक्ष्य और चित्रकला मैं उसका महत्व के बारे में बात करें, ठीक है। और साथ ही जो बहुत ज्यादा रस क्या है और सौंदर्य का बोध किस प्रकार से होता है, कला की परिभाषा अगर मैं कहूँ भैया प्लेटो ने कौन सी द्वारा जो कला की जो परिभाषा दी, कभी क्वेश्चन में देते हैं कि मनुष्य कला का अभिभाव या उसके द्वारा अभिव्यक्ति की गई है, किसके द्वारा कहा गया था, ऐसा भी आ सकता है। भैया प्लेटो ने की थी, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था, ठीक है। ये तमाम चीजों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए समकालीन चित्रकला के बारे में बात करें, समकालीन चित्रकला जिस प्रकार से उसमें धाराएं होती हैं, कलाएं होती हैं, उसके समय के साथ जिस प्रकार से कला में परिवर्तन हुआ है उसके बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण यहाँ पर से भी पूछा जाता है। दक्षिणी कला जिसे हम दिखनी शैली भी कहते हैं, तो इसमें भी किस प्रकार से आभा मंडल बनाया गया है, जो यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल बनाया तो उसके ऊपर से जिस प्रकार से आभा मंडल, वहां पे जो चित्रांकन किया है दीवारों पर, ये तमाम चीजें यहाँ पर पूछा जाता है, उसमें भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वेंजेंटाइन कला जिसे स्टेन ग्लास की बारे में बात करते हैं, तो ये भी पूछा जाता है। और विधिवत क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो लिखा है, विधिवत क्वेश्चन क्या बनते हैं, अगर मान लीजिए पाश्चात्य संस्कृति से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया आपको पूछा जाता है कि भैया गोगा कौन था, ठीक है, धन्यवाद क्या था, ठीक है, और ये अगर कहें मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी, लियोनार्डो दा विंची कौन थे, इनका हिस्ट्री पूछा जा सकता है। तो पाश्चात्य संस्कृति के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, यूरोपीय चित्रकारों की बात करेंगे, ठीक है, वो तमाम चीजों को अलग लेवल की है, वो बहुत ज्यादा अगर वो क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये सोच लीजिए आपका उत्तराखंड का जो एलटी का जो पेपर है वो नेट के समान हो जाएगा, क्योंकि नेट में पाश्चात्य संस्कृति ज्यादा पूछी जाती है, तो उसका अंदर का एक आध क्वेश्चन अगर बन गया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ओवरऑल इसी ये सिलेबस आपका रहेगा, इसी सिलेबस के आधार पर आपकी क्या होगा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ कि कला रसा स्वाधान के बारे में बात करता हूँ, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये पूरा जो आपके सामने जो ये ब्लैक बोर्ड में पूरा लिखा हुआ है, तो ये संपूर्ण रूप से आपका क्या है, एलटी सहायक अध्यापक का क्या है, ये आपका पूरा सिलेबस है। इसी सिलेबस के आधार पर आपका क्या बनेगा, पेपर बनेगा, इतना ध्यान। मैंने आज बात करी है भाग प्रथम की बात करी, अब मैं कल जो अगली वीडियो में आप लोगों के बीच लेके आऊंगा वो महत्वपूर्ण है, जो 30 नंबर आप लोगों के लिए, जो अगर कहें जो ये घोड़े खोल देगा, तो कहीं ना कहीं ये जो सेकंड जो पेपर आएगा जो 30 नंबर का शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, पेडागोजी से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ज्यादा आपके कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण उसको ये रहना है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको ये दिखा देता हूं कि आपको नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं। देखिए ये शिक्षण अभिरुचि के नोट्स बने हुए हैं। देखिए आपको हर चीज पॉइंट टू पॉइंट आपको बनाने होंगे। जब तक आप इस प्रकार से नोट्स नहीं बनाओगे तो तब तक आपका कुछ नहीं होगा। आपको समझना होगा कि मुझे किस प्रकार से निकलना है, मुझे ये परीक्षा को हर हाल में उत्तीर्ण करना है। इस प्रकार से अगर आपके नोट्स नहीं बने, देखिए ठीक है, यहाँ पर आपके पूरी तरीके से यहाँ पर बना रखा है कि भैया पैथोलॉजी से संबंधित कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे को अगर इस प्रकार के नोट्स भी अगर चाहिए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप क्लासेस चलेंगे तो मैं क्लासेस के माध्यम से भी इनको शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। और किताब जो मैंने बताया उन किताबों का आप कराई कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ किताबें मैं आपको जब आप क्लासेस चलेंगी तो क्लासेस के दौरान मैं आपको उनकी फोटो शेयर कर दूंगा, आप उन किताबों को कहीं ना कहीं मंगा लीजिएगा। और हमारा जो सेकंड जो टॉपिक चलेगा उसको मैं प्रत्यक्ष तौर पे टॉपिक वाइज टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट वो आपको समय समय पर मैं बताता रहूँगा, और अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े, ठीक है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के बीच ये रहा। तो अगर मैं बात करूँ वर्तमान समय में अगर एलटी का, मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका जो रिजल्ट कम से कम जारी तो हो जाए, इतना पचड़े में ना पड़ो। और अगर ये आता है तो बीएड के आधार पर ही ये फैसला होगा और यहीं पर ही ये तमाम। मैंने कल कहीं से सुना था कि कुछ अभ्यर्थी इसे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मुझे आप एक चीज मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट
अपना समय बर्बाद करे, उतना समय आपका वहां भर्ती में लगेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भर्ती प्रक्रिया बहुत ज्यादा पीछे खिसक जाने वाली। सुप्रीम कोर्ट भी वही आदेश देगा जो आपके हाई कोर्ट निचली अदालत ने दिए। तो वो तो कुछ ऐसा तो नहीं कि वो भी तो साक्ष्य के बारे में बात, वो भी तो कमीशन को तलब करेगा, वो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट को तलब करेगा, आपके एनसीईआरटी को भी तो तलब करेगा, वही चीजें तो वो रखेगा। तो स्पष्ट तौर पर मुझे जहां तक लगता है तो वो पूरी तरह से सिरे से खारिज कर देगा। वो कहेगा कि बीएड इसमें अनिवार्य होना चाहिए। तो वो ये भी कह सकता है कि बीएड के पक्ष में आप रिजल्ट घोषित कर दीजिए। तो ये भी हो सकता है। मुझे मुझे लगता है अगर यहाँ पे 2021 का अगर विज्ञापन रद्द हुआ है तो 21 के आधार पर जो परीक्षा हुई वो भी रद्द हुई है। ठीक है, सभी बच्चे ये लेके चलिए कि अगर 2021 का विज्ञापन हुआ है तो 21 के आधार पे तो परीक्षा हुई है, तो वो भी आपका रद्द हुआ है, तो नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा। निश्चित रूप में ये लेके चलिए कि 95% तो आपका यहाँ पर विज्ञापन जारी होगा ही होगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि पिछले दफे जब ग्राम विकास अधिकारी का जो हाईकोर्ट द्वारा कहा था कि इसके नए तरीके से इसका फॉर्म फिलअप कराए जाएं, जिसमें पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था वही करें, तो उस प्रकार से भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन मेरे से बहुत बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर अगर जब नई भर्ती प्रक्रिया आएगी क्या हमें उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा? तो बिल्कुल हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2020 के आधार पर ही आपका गणना वहां पर से होगी, आपको निश्चित रूप में इस भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। ये निश्चित रूप में है, आपको यहाँ से बाहर नहीं होगा। अगर कोई 42 क्रॉस कर चुका है, अगर हम 2.5 साल पीछे जाएं तो 2.5 साल के बीच में अगर वो 40 हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो फॉर्म फिलअप करेगा। ये बिल्कुल भी जितने भी अभ्यर्थी ये लेके चले होंगे यार कि मैं एज ओवर हो गया, अब मेरी एज नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत गलत हो, तो आप लोगों को यहाँ पर निश्चित रूप में मौका दिया जाएगा। ये लेके चलिए। कहते हैं ना कि भैया जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ रिवाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। ये इस चीज को हमेशा स्मरण रखिएगा। तो इतना ही आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।